नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां श्रद्धा हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर। आज हो सकता है आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। आफताब को लेकर एफएसएल लैब पहुंची है पुलिस। इस पूरे मामले में लगातार इंतजार इन टेस्ट का किया जा रहा है। इसके बाद नार्को टेस्ट की भी लगातार चर्चाएं तेज हैं और अब पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। हालांकि बीते रोज ये पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन बुखार की वजह से ये टेस्ट नहीं हो सका। आशंकाएं कई हैं, कोरोना का भी लगातार जो है वो खतरा मंडरा रहा है, तो कोरोना टेस्ट भी आफताब का कराया जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है और इसी के लिए एफएसएल लैब लेकर आफताब को पहुंची है पुलिस। इस पूरे मामले में लगातार ये टेस्ट जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जुर्म कबूल कर लिया गया है, लेकिन क्या कोई कहानी तो नहीं बनाई गई। इस पूरे मामले को लेकर अब सच जो है वो सामने आना चाहिए। होशो हवास में कोई कहानी बनाई गई है तो इन टेस्ट के जरिए बेहोशी की हालत में क्या आफताब कोई राज उगलेगा, ये देखना रहेगा। बहरहाल हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ संभावनाएं? एफएसएल लैब लेकर पहुंची है आफताब को पुलिस, अब क्या फिलहाल ग्राउंड पर स्थिति और क्या संभावनाएं? आनंद तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एफएसएल लैब लेकर पहुंची है आफताब को पुलिस। तो ये तमाम तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ संभावनाएं आज पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं, हम एफएसएल कुछ देर पहले ही यहाँ पर श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी। दरअसल बताया जा रहा था कल से उसको बुखार है, तो उससे पहले बताया गया है, पुलिस हमारे सूत्रों ने बताया कि उसको मेडिकल कराने के बाद एफएसएल लैब लेकर आया जा चुका है और इस वक्त वो अंदर रूम में है। हमने अब कल ही आपको दिखाया था, जिस बताया था कि रूम नंबर 28 में पूछताछ होनी है, जिसको लेकर कल से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन कल उसको बुखार होने के कारण उसको इधर नहीं लाया जा सका था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस उसको लेकर इधर आई है, जिसके बाद कुछ देर में सूचना शुरू होंगे और बताया जा रहा है 4 से 5 लोग इंटरव्यू के दौरान बैठेंगे और उससे पूछा जाएगा कि सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से ये कहा जाएगा कि उसका नाम क्या है, पढ़ता कहाँ है, क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन, जिससे उसकी हार्ट बीट से लेकर तमाम शारीरिक चीजें नोट कर ली जाएंगी और धीरे धीरे वो क्वेश्चनों की बौछार बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, उसे श्रद्धा से लेके, उसकी स्टोरी से लेके और मर्डर कैसे क्या तमाम क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसके बाद उसकी हार्ट बीट नोट की जाएगी और जो जिस सवाल में उसकी हार्ट बीट बढ़ती है या कहीं कोई और साइंटिफिक रीजन, सेंसर जो बताएंगे कि इसमें वो झूठ बोल रहा है, उसका स्क्रूटनी करते हुए आगे नार्को टेस्ट में किया जाएगा। उसको धीरे धीरे चीजें साफ हो सकेंगी और आगे क्लियर हो सकेगा जांच का दायरा। अभी तक कई चीजें ऐसी हैं जो हत्याकांड में मिली नहीं, जैसे कि वेपन नहीं मिला और कमांड फोन नहीं मिला। ऐसी कई चीजें हैं जिसको अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है, लेकिन अब इस जांच के बाद हो सकता है कि उसको बरामद की जाए और जांच का सिलसिला आगे बढ़ सके। जी आनंद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आशंकाएं कोरोना की भी जताई जा रही थी क्योंकि बुखार था, तो ऐसा कहा जा रहा था कि आज कोरोना टेस्ट भी होगा और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं? जी, मैं आपको बता दूं, कल से ही हमारी लगातार खबर दिखा रहे थे कि उसको बुखार था। बुखार को लेकर पुलिस पहले मेडिकल कराने गई थी, मेडिकल के बाद ही उसको अब इधर लाया जा चुका है। कल ही हमने लगातार इससे बात कर रहे थे, तो एफएसएल के अधिकारी ने बोला था जब तक उसकी मेंटली और हेल्थ पूरी तरह से प्रॉपर ठीक नहीं हुई, तब तक इस जांच का कोई फायदा नहीं होगा, जिसके कारण ही कल इसको एक्सटेंड किया गया था या कहीं रोका गया था। उसके बाद अब जब उसकी सेहत ठीक हो गई है, उसके बाद एफएसएल लैब लाया गया है और तमाम थोड़ी देर बाद ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या कहें टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट की शुरुआत हो जाएगी। डोसियर कल से पहले ही तैयार हो चुके थे, एफएसएल लैब इसको लेके पहले ही तैयार थी, कल ही तैयार थी, लेकिन पुलिस उसकी बुखार होने के कारण पुलिस लेकर नहीं आई। इसकी वजह से चीजें रुक गई और आज अब इस वक्त आफताब एफएसएल लैब के अंदर हैं, जहां कुछ देर से ही इंटरव्यू की चीजें लगातार टेस्ट शुरू हो जाएगा और इसमें होश में तमाम सेंसर्स उसकी बॉडी में लगाए जाएंगे और पूछा जाएगा हर एक सवाल, छोटे से लेकर पूछताछ से लेकर तमाम क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें उससे शुरुआत से लेकर तमाम पहले नाम से लेकर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस डेटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन स्ट्रेट टू फॉरवर्ड हो जाएंगे, हत्या से लेकर तमाम चीजों के बारे में पूछा जाएगा कि कैसे की, किन वेपन से की और कैसे कैसे छुपाने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद वो सेंसर नोट किए जाएंगे और जिन जिन चीजों में वो लगेगा कि साइंटिफिक डाटा बताएगा कि वो नॉर्मल है, तो उस क्वेश्चन को स्क्रूटनी करके हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो नार्को टेस्ट में उन क्वेश्चनों पर फोकस किया जाएगा जिसमें सेंसर्स बताएंगे
कि वो झूठ बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट एक स्क्रूटनी भी होगी उन क्वेश्चंस की, जिसके बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस किस किस चीजों में वो झूठ बोल रहा है और कहां वो फंस रहा है। उसके बाद नार्को में वही क्वेश्चन किए जाएंगे और धीरे धीरे इस जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे बाकी हत्या में कई अभी तक फोन और वेपन से लेकर कई चीजें नहीं मिली हैं, तो उसको लेकर बरामदगी के लेकर पुलिस लगातार पूछताछ की है और हो सकता है इस दोनों जांच के बाद इस पुलिस की जांच एक अंतिम दिशा तक पहुंच पाए। जी देखिए आनंद, इस पूरे मामले को देखें तो इस मामले में जो आफ्ताब है उसने अपना जुर्म कबूल लिया है, तो जो बयान उसने दर्ज कराए हैं, किन बयानों में किन सवालों के जवाबों में लूप होल्स नजर आते हैं, किन तमाम टेस्ट की जरूरत पड़ रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, जब कबूल कर लिया है जुर्म तो कहां पर ये लूप होल्स हैं? जी मैं आपको बता दूं, आफ्ताब ने जुर्म तो कबूल कर लिया है, लेकिन जो उसके कबूल में जो कोर्ट में जाएगी चीजें, उसको लेके पुलिस को एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा, उसने क्यों मारा, किससे मारा, कैसे मारा, और हर वो कोशिश इसने इस आरोप को लेकर, हत्या को लेकर छुपाने की कोशिश की थी। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आफ्ताब ने पूरे फ्लोर को एसिड से धोया था जिससे डीएनए श्रद्धा का नाम मिल सके, और तमाम वो कोशिश की थी जिससे डीएनए छुपाया जा सके और हत्या जैसे जुर्म को छुपाया जा सके। वेपन ऑफ मर्डर अभी तक नहीं मिला है, श्रद्धा का फोन नहीं मिला, ऐसी कई चीजें हैं जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं, जो कोर्ट में पेश करने के दौरान एक ऑथेंटिक रीजन होता है और कोर्ट जबरदस्ती पूछती है कि वो वेपन कहाँ है जिससे मारा गया और इसका फोन कहाँ है। आप देख रहे हैं लगातार चैट से लेकर तमाम चीजें बाहर आई थी, जिसमें ये आफ्ताब खुद आरोपी श्रद्धा बनकर लोगों से बात कर रहा था, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहा था कि श्रद्धा अभी जिंदा है, लेकिन उससे पहले उसने श्रद्धा को मार दिया था। तो तमाम ये वेपन से लेकर तमाम चीजें कोर्ट में पेश की जाएंगी, जिसके बाद कोर्ट एक निश्चय इसको गिल्टी पाएगी। तो ऐसी तमाम चीजें अभी तक पेंडिंग है, जिसको लेकर दोनों टेस्ट किए जा रहे हैं और उस टेस्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि श्रद्धा की जांच किस ओर बढ़ेगी। जी बिल्कुल आनंद, आपके पास लौटूंगी। और इस बीच बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड को लेकर जहां हैरत अंगेज खुलासा हुआ है, और आपको बता दें आफ्ताब के घर से नोटबुक मिला है और नक्शा मिला है, लाशों के टुकड़ों का हिसाब रख रहा था, जो जो टुकड़े किए जा रहा था उसका हिसाब था, और कहां इन लाश के टुकड़ों को फेंकना है ये भी उस किताब में लिखा जा रहा था। तो ये किस तरह से पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये निर्मम हत्या की गई एक प्रेमी की तरफ से अपनी प्रेमिका की, इस पूरे हत्याकांड में ये हैरत अंगेज खुलासा, जहां आफ्ताब के घर से नोटबुक मिली है, नक्शा मिला है, लाश के टुकड़ों का वो हिसाब रख रहा था, इन टुकड़ों को कहां फेंकना है ये भी उस किताब में लिखा जाता था। ज्यादा जानकारी के लिए आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इस नोटबुक के बारे में और क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं और क्या कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन इस स्पेसिफिक नोटबुक और नक्शे के बारे में? जी मैं आपको बता दूं, पुलिस ने एक नोटबुक रिकवर की है जिसमें आरोपी आफ्ताब ने तमाम चीजें, श्रद्धा के टुकड़ों का पता बताया हुआ था कि कहां कहां उसने श्रद्धा के टुकड़े फेंके हैं और किस दिन फेंके हैं, तमाम चीजों को लेकर एक पूरी नोटबुक बनाई गई थी, जिसमें हर एक चीज रखी जा रही थी कि श्रद्धा के टुकड़े कहां फेंके गए हैं, किस तारीख को फेंके गए हैं। उस मैप को पुलिस ने रिकवर कर लिया है, जिसको बाद में वो कोर्ट में जाके पेश करेगी, लेकिन उस मैप के साथ साथ और भी कई दस्तावेज कोर्ट ने पेश करने होंगे, जिससे हत्या जैसे जुर्म को साबित करने की जिम्मेदारी अब पुलिस के ऊपर है। आफ्ताब ने बयान अपना कबूल कर लिया है, उसने बोल दिया है कि मैंने मार दिया है, लेकिन तो इतनी शातिर तरीके से मारा था कि पुलिस के भी अभी तक हाथ पांव फूले हुए हैं। इसमें लगातार पुलिस, आफ्ताब ने छुपाने की कोशिश की थी, उसने फ्लोर को एसिड से साफ किया था जिससे डीएनए ना मिल सके, और डीएनए छुपाने की तमाम कोशिशें की गई थी। उसके बाद साथ साथ ही ऐसे कई चीजें हैं, वेपन नहीं मिला है अभी तक, मोबाइल नहीं मिला है, उसको लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। स्कल नहीं मिला है श्रद्धा का, श्रद्धा के पिता का डीएनए ले लिया गया है और जितने टुकड़े बरामद किए गए हैं उनको डीएनए के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ये क्लियर हो सकेगा कि जो भी टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के हैं या किसी और के, जिसके बाद धीरे धीरे पुलिस एक जांच के नतीजे तक पहुंचेगी और लगातार बाकी चीजों की बरामदगी को लेकर भी पुलिस हाथ पांव मार रही है। और उम्मीद है कि इन दोनों टेस्टों के बाद पुलिस को एक प्रॉपर दिशा मिल पाएगी, जिसके आगे वो धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल आनंद, अब ये देखना होगा कि जो गायब सर का हिस्सा है वो भी क्या इस नोटबुक के जरिए मिल पाएगा, क्या पुलिस वहां तक भी पहुंच पाएगी या नहीं। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात गुजरात चुनाव की करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार में अपना पूरा दम लगा रहे हैं। चुनावी कैंपेन में सबसे आगे रहने वाली पार्टी बीजेपी का गुजरात में सॉलिड प्रचार हो रहा है और मिशन गुजरात में जुटे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आज भी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और आज प्रधानमंत्री की 4 रैलियां यहां पर बनासकांठा में, पालनपुर में रैली की उन्होंने, और अब मोदासा, दहेगाम और बावला में रैली करेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अब तक 20 रैलियां कर चुके हैं और बीजेपी की रणनीति के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कुल 51 रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। और इसी पर हमारे सहयोगी मनीष देसाई लगातार जानकारी हिमाचल चुनाव, गुजरात चुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की जो रैलियां हैं ताबड़तोड़, क्या कुछ हवा यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है? मनीष, क्या कुछ ग्राउंड की रिपोर्ट कहती है और इन रैलियों में कितना हजूम उमड़ा है? क्योंकि प्रधानमंत्री की ऐसी छवि है, ऐसी शख्सियत है कि अपने आप ही लोग जो है वो जन सैलाब वहां पर उमड़ने लगता है, लोग उनको सुनने के लिए, कोई उनको देखने के लिए पहुंचने लगता है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए आज की रैलियों की, प्रधानमंत्री की जो 4 रैलियों का आयोजन हुआ है, इसमें पालनपुर की रैली करके प्रधानमंत्री मोड़ासा के लिए निकल चुके हैं। वो किसी भी वक्त मोड़ासा पहुंच सकते हैं और वहां पर वो रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वो यहाँ आएंगे अहमदाबाद के पास में गांधीनगर जिले की जो एक बैठक है वहां पर, दहेगाम, वहां पर वो रैली करने वाले और वहां से निकलकर अहमदाबाद जिले का ही दूसरा छोर है, वहां पर वो जाएंगे बावला में, वहां पर भी रैली करने वाले हैं। बावला जो है वो धोलका बैठक के तहत आने वाला एरिया है, वहां पर वो रैली करने वाले हैं। लेकिन जहां तक संख्या की बात है, आप सोचिए कि चालू दिवस है, वर्किंग डे है, लोग अपने ऑफिस, कामकाज, धंधा, कारोबार सब छोड़कर मोदी की रैली में आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनका जिस तरह का यहाँ पर एक तरह से कहे कि करिश्मा है और लोगों में जिस तरह का प्रभाव है उनका, मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। और इसका ही नतीजा है कि उनकी रैलियों में जो है 40 से 50 हजार लोग कम से कम आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि आयोजक जो है वो इस तरह का आयोजन करते हैं कि अगर भीड़ बढ़ भी जाए तो किसी तरह का कोई कोलाहल ना हो, कोई एक तरह से कहे कि व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह का पूरा आयोजन किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी लोगों की भीड़, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मनीष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो पिच और पेस भाजपा की इन रैलियों का है, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व लगातार हम देख रहे हैं ग्राउंड पर है, क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इसको कोप अप कर पाएंगे? क्या इस पेस के साथ वो मिल पा रहे हैं? ग्राउंड की स्थिति क्या कहती है? लोगों का रुझान क्या कहता है? देखिए, कोप अप करना तो बहुत दूर की बात है, ये दूर दूर तक कहीं उनके दायरे में नहीं पहुंच रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस का इस बार का प्रचार बड़ा ही एक तरह से कहे कि साइलेंट है या नहीं हो रहा है, वो सोचने वाली बात है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनका प्रचार जो है इस बार उन्होंने कुछ अलग तरीका अपनाया है। डोर टू डोर कैंपेन और खटिया पंचायत के जरिए वो हर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला पहुंचना चाहते हैं और पहुंच रहे हैं। हालांकि ये उनका दावा है। इसके साथ साथ आपके भगवंत मान और दिल्ली के केजरीवाल जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, बार बार रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां उनको ठीक ठाक भीड़ मिल जाए। कुछ ऐसे इलाके गुजरात के जहां वो अब तक पहुंचे ही नहीं है। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे भी यही समझना चाहूंगी कि लगातार हो रही ये तमाम रैलियां किस तरह से पेस बढ़ा रही हैं और गुजरात की जनता में किस तरह से एक बार फिर से वो एक्साइटमेंट पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी का नारा यही है कि सरकार रिपीट होगी, जबकि कांग्रेस जो है वो इसको बदलते हुए इतिहास रचना चाहती है। देखिए, राजनीतिक तौर पर दावे अपने अपने हैं और तीनों पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो दावा कर रही हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, प्रधानमंत्री की रैली मोटासा में होने वाली है और प्रधानमंत्री लगातार विकास की बात कर रहे हैं। कल वडोदरा में उनकी रैली थी, बड़ी रैली थी। उन्होंने गुजरात में वो तमाम विकास गिनवाए जो 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन दोनों की अपेक्षा उनको मौका दिया जाए। लेकिन जो मूलभूत बात है, सड़कों पर जो मेहनत की बात आपने पूछी, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और उसके वर्कर करते दिख रहे हैं। कांग्रेस अपने साइलेंट मोड में जिस अंदाज में चल रही है, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लोगों से मिल रही है और लोगों के बीच जाकर वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो दिक्कतें, जो सहूलियातें 27 सालों में पूरी नहीं हो पाई, उसे वो पूरी करने की कोशिश कर रही है। तो लगातार इस विषय पर राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी है। बड़ोदरा हो, गोधरा हो, मोटासा हो, जहां भी
मैंने लगभग गुजरात के कई जगहों का दौरा किया है और राजनीतिक तौर पर दौरा कर करके मैंने ये देखा है कि लोग जो है वो चाहते हैं कि किसी एक निष्पक्ष तरीके से वो अपना मतदान करें, लेकिन जब विकास की बात आती है, जब कानून व्यवस्था की बात आती है, तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका झुकाव दिखता है, क्योंकि 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है प्रतिपक्ष के तौर पर कि वो उनको मौका दिया जाए। पिछली बार भी कांग्रेस ने एक बेहतर प्रदर्शन किया था, 77 सीटें जीती थी और उस प्रदर्शन के हिसाब से जो अब का प्रदर्शन है वो वैसा नहीं दिख रहा है सड़कों पर, जमीन पर, कि कांग्रेस हाँ बिल्कुल उस फाइट मोड में है। उसका रीजन ये भी है कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ कैंपेन में बहुत कम आए। राहुल गांधी 2 दिन आए और वो चले गए, उसके बाद 1 दिन आए और 2 रैली की और चले गए। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस के सारे नेताओं का फोकस है। तो ये कुल तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है उस हालत में जैसे एक विपक्ष को लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी शहरों में तो लड़ रही है अच्छा, लेकिन ग्रामीण अंचल जो है, रूरल एरिया जो है, वहां आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से नहीं लड़ती दिखाई दे रही है। वहां सीधी फाइट, सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। जी, आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपने आप को पेश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस विकल्प को, आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता कैसे ले रही है? देखिए, गुजरात की जनता के बीच जो संदेश है वो दिल्ली में जिस तरह की रोल मॉडल दिल्ली का विकास की चर्चा आम आदमी पार्टी यहाँ करती है, और दिल्ली में ही जो वीडियो आ रहे हैं, यहाँ बहुत प्रचलित हैं वो वीडियो, सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से जो वीडियो आया, जो शराब घोटाले की चर्चा लगातार हो रही है, तो लोगों के बीच जब आप जाकर ये बात पूछते हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर है या नहीं है, तो वो विकल्प तो उसे मानते हैं, लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि ये जो उनका रूप है वो हमारे वीडियो पर है। कई लोग फोन भी दिखाते हैं, कई लोग गाँव में, जैसा मैंने आपको कहा, रूरल में आम आदमी पार्टी अभी अपना वजूद, अभी अपनी जगह नहीं बना पाई है। वहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। शहरों में भी जो शहरी इलाके, पुराने इलाके हैं, वहां आम आदमी पार्टी की पैठ उतनी मजबूत नहीं दिखती है। हाँ, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो विकसित एरियाज हैं शहर के, और जो व्यापारिक एरियाज हैं, वहां आम आदमी पार्टी जरूर अपना पैठ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो उनसे जुड़ते रहते हैं, उनसे अपनी बात कहते रहते हैं, तो वहां से कुछ फायदा उनको हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो अगर विधानसभा की स्थिति की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की उतनी स्थिति मजबूत नहीं है जैसे वो पंजाब में पिछली बार चुनाव लड़ी थी इसके पहले, और पिछली बार पंजाब में उनको एक बढ़िया मौका मिला था। हालांकि मैं बताऊं कि जो यहाँ नगरपालिका के नगर इकाई के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने बेहतर किया था, लेकिन वो बेहतर स्थिति कैसे मजबूत रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ मुख्य विपक्षी के तौर पर कांग्रेस को ही मानती है और कांग्रेस भी लगातार अपनी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से मानती है। जी, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि अगर बात करें सरकारों की, तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो सरहदी इलाके होते हैं किसी भी सूबे या राज्य के, वहां तक विकास पहुंचा पाना, उसकी जो रफ्तार है उसको गति दे पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, और कांग्रेस इसी बेल्ट को, सरहदी इलाकों को, आदिवासी क्षेत्रों को अपना पिलर मानती है। तो भाजपा की वहां क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का जो मजबूत वोट बैंक और उसका जो आधार है वो है दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। ये कांग्रेस के वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है। मैं सूरत से आगे एक जगह है महुआ, जो आदिवासियों का इलाका है, वहां जब गया था तो वहां के आदिवासी भी अमूमन कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात कह रहे थे। लेकिन जब आप शहर लौटते हैं, शहर में जो मतदाता हैं वो खास तौर से ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई के जगह पर कोई और विकल्प हो। वो चाहते हैं कि जो विकास हुआ है गुजरात में, जो सड़कें हैं, जो कानून व्यवस्था है, जो बिजली की व्यवस्था है, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग चाहते हैं कि वो अमूमन जारी रहे, जो फ्लाईओवर्स बने हैं वो अमूमन जारी रहे। तो विकास की बात जब है तो वहां कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का शासन ही नहीं है 27 साल से, तो वो अपना रोल मॉडल कैसे पेश करेगी? हाँ, वो दूसरे राज्यों का रोल मॉडल पेश करना चाहती है कि वो हम इस तरह की योजना लाएंगे। राजस्थान का जिक्र बार बार करते हैं कांग्रेस के लोग कि वो इस तरह की योजनाएं लाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस का मजबूत आधार है वो यही आधार है, और इस आधार में मैं बताऊं आपको, एक और एंट्री हुई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने कैंडिडेट दे रही है, और वहां वो कांग्रेस को हराने की बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर उनके की मुखालफत वो करते हैं। तो वो एक और एंट्री है आम आदमी पार्टी के अलावा। जो मजबूत वोट बैंक है कांग्रेस का, अल्पसंख्यक का, दलित का और आदिवासी का, उस वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM
सीएम का की पूरी नजर है। तो वो अगर नजर वहां वोट अगर डिवाइड होता है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिना किसी रोक टोक के आगे निकल जाएगी, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि जब आप शहरों में इन इलाकों में घूमते हैं जो डेवलप्ड इलाके हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पैठ मानी जा रही है। कांग्रेस का प्रचार तंत्र है अपना, और उस प्रचार तंत्र के हवाले से कांग्रेस प्रचार कर रही है, लेकिन बहुत साइलेंट है। जिस तरह का बड़ा प्रचार होना चाहिए, प्रधानमंत्री के सामने कोई और बड़े लीडर आने चाहिए, उस तरह का प्रचार वहां नहीं चल रहा है जी। और सियासी दावपेच भी आप खूब समझते हैं, आम आदमी पार्टी और अन्य तमाम, असदुद्दीन ओवैसी की भी बात कर ली, ये तमाम अन्य जो दल हैं, जो नए दल हैं, नई पार्टियां हैं, ये किसका वोट काटती हुई नजर आ रही है? किसको नुकसान पहुंचता हुआ विधानसभा चुनाव में नजर आएगा इन पार्टियों की बदौलत? देखिए, दोनों बातें हैं। आम आदमी पार्टी शहर में अगर वोट काटती है तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगी, क्योंकि शहरों में एक बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चाहती है, और वो चाहने के लिए वो वोट भी करना चाहती है। अगर वहां पर उनकी पैठ बनती है किसी तरह से, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगी। लेकिन जो रूरल एरिया हैं, ग्रामीण इलाके हैं, अगर वहां पर वोट आम आदमी पार्टी की मजबूती बढ़ती है तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का वोट काटेगी। मैं बताऊं आपको, गुजरात, सूरत में पाटीदार समाज का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अपना वर्चस्व दिखाता है और उस वर्चस्व के सहारे वोट लेता है। वहां पर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री है, भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री है और कांग्रेस की भी एंट्री है। लेकिन जो वहां के लोग हैं वो इस बार ये सोच रहे हैं कि ये एक विकल्प के तौर पर नई पार्टी आई है, तो क्या हम इनके वादे पर जा सकते हैं। अभी ये सोचा जा रहा है, 1 तारीख को यह फैसला होगा कि वोट किसको जनता दे रही है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाके में, मैं फिर दोहराता हूं, अगर ग्रामीण इलाके में भारतीय जनता पार्टी अगर आम आदमी पार्टी वोट काटती है तो कांग्रेस का ही वोट काटेगी, और शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने जा रही है। यही एंट्री भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी चाहती है, जिसको वो थोड़ा सफल दिख रहा है कि वो उसमें सफल हो जाएगी। जी मनीष, आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि आप खुद एक गुजराती हैं और एक साइकी को समझते हैं। गुजरात का वोटर किस आधार पर वोट करता है ये अच्छे से जानते हैं। 27 साल का जो शासनकाल रहा है, इस दौरान क्या गुजरात की जनता उससे तृप्त नजर आती है? क्या सेटिस्फेक्शन है? हालांकि ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि इंसान की सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं होती है। तो क्या उम्मीदें हैं कुछ कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, या फिर सेटिस्फैक्टरी फैक्टर जो है वो गुजरात में नजर आता है? क्योंकि भाजपा बहुत आश्वस्त है कि हम बहुमत से जीत लेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो आपने बात कही उसको अगर 2 हिस्सों में बांट ली जाए, एक पहला कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, कुछ इलाकों में ये फैक्टर काम कर रहा है। ग्रामीण इलाके जो है वहां पर लोगों में नाराजगी है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा आम आदमी को, जो छोटा आदमी है, उसको वो सीधा असर कर रहा है, और कुछ हद तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसको लोगों तक पहुंचाने में सफल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो भाजपा के शासन से, 27 साल के शासन से लोग संतुष्ट है। ऐसे नहीं है कि पूरा एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है, भाजपा के काम से लोग संतुष्ट है, क्योंकि एक तरफ जहां महंगाई बढ़ी है या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो सामने निकल के आए हैं, उसके सामने भाजपा ये जताने में सफल रही है कि कोरोना के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी पर असर हुआ है और भारत की इकोनॉमी पर भी इसका असर है, जिसके कारण महंगाई जैसे मुद्दे सामने आए हैं। इसके साथ साथ ये भी बात है कि हर बार नरेंद्र मोदी अपनी सभा में उस इलाके की खासियत बताते हैं, वहां पर उन्होंने जो काम किया है वो गिनाते हैं, जो स्थानीय लोगों को सीधा टच करने वाला मुद्दा है उस पर सीधा उंगली रखते हैं नरेंद्र मोदी। समझते रहेंगे और देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आप दोनों का। और यहां रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का पाकिस्तान से, जहां नए आर्मी चीफ का ऐलान हो गया है और असीम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान सेना में कोर्ट मास्टर जनरल के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की दौड़ में शामिल जनरल में सबसे वरिष्ठ थे। दिलचस्प यह है कि उनका लेफ्टिनेंट जनरल का कार्यकाल जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन अब वे अगले आर्मी चीफ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल असीम पहले डीजी ISI के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से आते हैं।